हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के फिजिक्स के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस वीडियो से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। कितने क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मैं? टॉप 100 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, फटाफट से क्लास को शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कार्य का मात्रक पूछा है। तो सभी को पता होगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक, इसके साथ देखिए ऊर्जा का मात्रक भी पूछता है। तो ऊर्जा का और कार्य का मात्रक सेम होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक, याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल होता है। ठीक, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो सभी को पता होगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या? दूरी का मात्रक है। लेकिन कुछ लोग समय लगा देते हैं, कुछ लोग प्रकाश लगा देते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आपका राइट आंसर होगा दूरी। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश वर्ष होता क्या है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक, अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या मैंने बोला? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या मैंने बोला? 9.46 इंटू 10 की पावर कितनी? 15। आगे आ जाएगा आपका क्या? मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब बात करें खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो खगोलीय दूरी खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। याद रखिएगा, क्या है? पारसेक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व का माप है? क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल कण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वर्ष की क्या मैंने एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है आपको मैंने पहले बताया था। अब एक बार फिर से बता देता हूँ। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। और खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। एकदम सही बात है। अशक्ति इकाई है। अशक्ति शक्ति की इकाई है। ये भी सही है। समुद्री मील क्या है? समुद्री मील नौ संचालन की दूरी इकाई है। ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ल्यूमन किसका मात्रक है? तो ल्यूमन किसका मात्रक है? फटाफट से कमेंट करिएगा। ल्यूमन जो मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, ज्योति फ्लेक्स का मात्रक है। ठीक, ये आपका गलत आंसर हो गया। ठीक है, ये भी आपका गलत, ये भी आपका गलत। अब क्या है? ल्यूमन किसका पूछा है? ल्यूमन का हो जाएगा ज्योति फ्लेक्स। ठीक है, जो ज्योति फ्लेक्स एक ऐसी राशि है जो किसी प्रकाश स्रोत की कुल चमक उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करती है। ज्योति फ्लेक्स को एक स्वेच्छा मात्रक ल्यूमेन में व्यक्त किया जाता है। यह जो है ज्योति फ्लेक्स के एसआई मात्रक है। अब बात करें क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी जो इकाई है रेडियोधर्मिता की इकाई है। ठीक है, याद लेते हैं। पास्कल इकाई है किसकी? पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेडा मात्रक है। कैलेडा किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का।
जूल निम्नलिखित की इकाई है। ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से कमेंट करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर नापने की इकाई है। फटाफट से कमेंट करिएगा। एम्पियर नापने की इकाई है करंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बल एवं दाब। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब का। किसका किसका किसका? निम्नलिखित युग्मों में से भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। बल एवं दाब का, कार्य एवं ऊर्जा का है, आवेग एवं संवेग का, भार एवं बल का है। बल एवं दाब का नहीं है। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या पूछा? एक खगोलीय इकाई है। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का ज़्यादातर लोगों को आंसर पता होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी से निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय राशि है? क्वेश्चन नंबर 24 विकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन सी नहीं है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? संवेग। जो देखिए संवेग जो होता है वो एक सदिश राशि है। ये भी वेग भी और कोणीय वेग भी। द्रव्यमान जो आपको हो जाएगा वो एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है। अदिश की बात करें तो अदिश राशि कौन सी नहीं है? अदिश राशि कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 का अदिश राशि कौन सी नहीं है इसमें से? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? क्वेश्चन नंबर 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट से बताइए। आयतन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आयतन जो है एक सदिश राशि नहीं है। ठीक, इनमें से सदिश राशि बताना। क्वेश्चन नंबर 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा वेग। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, क्या नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। स्टार लगा लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इक्वल टू वी माइनस यू टी। ये जो है गति का प्रथम समीकरण है, ये भी आपको याद रखना है। अभिष्ट वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयतन होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा कोणीय गति। क्या होगा आपका राइट आंसर? कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा, ये बताना है। ठीक है। तो आवर्तकाल जो हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। घूर्णन परिवर्तन एक गोल में पर अचानक लड़का आकर बैठ जाता है। क्या लिखा है?
क्वेश्चन नंबर 35, घूर्णन करती एक गोल में अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज का कोणीय वेग पर प्रभाव क्या पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन 1, घूर्णन जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाती है। ठीक है, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका यानी उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी 4 गुना हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 37, द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है और जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम, न्यूटन की गति का विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम या गैलीलियो की गति का विषयक नियम। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया या प्रतिक्रिया से संबंधित बल कौन से संबंधित बल हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है कौन सा नियम है? फटाफट से बताइए, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम। ठीक है, याद रखिएगा, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। और आज मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? किस नियम के कारण संभव है? याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, तो तृतीय नियम के कारण। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में नहीं रहेगा, विराम अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 43, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? फटाफट से कमेंट करिएगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है न्यूटन का। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण के नियम से? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में होती है, किसी भी परिवर्तन या विरोध करती है? क्वेश्चन नंबर 45, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। क्या राइट आंसर होगा? जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी
कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल का कारण आगे बढ़ता है? फटाफट से कमेंट करिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्वेश्चन नंबर 48, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? किसके द्वारा समझाया जा सकता है? फटाफट से बताइएगा, फटाफट से कमेंट करिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। न्यूटन का पहला नियम है ये, ठीक है। रॉकेट के कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 49, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के तृतीय नियम से। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्राम जड़त्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने पर हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल का गुणनफल है। फटाफट से कमेंट करिएगा, ये ऑप्शन क्या होगा इसमें से? द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 56, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, यानी वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो वहाँ पर कम होता है चंद्रमा पर, इसलिए ज़्यादा उछल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऊंचा उछल सकते हैं। किसके कारण? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कम होने के कारण। गले की जो है बैंड बज चुकी है, लेकिन आपके लिए फिर भी मैं उपस्थित हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 20 kg के वज़न को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो 20 kg वज़न के करने के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 57 का राइट आंसर क्या होगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जूल हो जाएगा, शून्य जूल हो जाएगा। कैसे शून्य जूल हो जाएगा? कार्य बराबर होता है F × S cos थीटा से व्यक्ति द्वारा बल लगाया गया मगर वस्तु द्वारा कोई विस्थापन तय नहीं किया गया है, अर्थात इसका विस्थापन शून्य होगा, इससे कार्य भी शून्य होगा, ठीक है। एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा कोई भी कार्य नहीं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है यह बताना है आपको। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थितित्व के बढ़ाने के कारण। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों नहीं गिरती भाई? तिरछी होने के बावजूद क्यों नहीं गिरती? इसके गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इस कारण जो है वो पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी होते हुए भी
नहीं गिरती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट करिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाए। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी की भार कितना है। नाव के उस भार के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह से नीचे है। ये आपका राइट आंसर होगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, फटाफट से कमेंट करिएगा। 65 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा गति का पहला नियम है ये इसमें क्या कह रहा है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, सड़क पर चलने की अपेक्षित बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों, ये बताना है आपको। फटाफट से कमेंट करिएगा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट करिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 66 सेम क्वेश्चन है। आप पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, लड़की के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों। लुढ़कन अवस्था घर्षण बल घिसलने की अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 69, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ का स्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 70, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 71, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, तो यह ह्रास कितना होता है। फटाफट से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है, क्या होता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है।
बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल डूब जाती है, क्यों? बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल डूब जाती है, क्यों? ऐसा क्यों है? फटाफट से कमेंट करिएगा। तो देखिए, बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। यही कारण है जो बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जब लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्या पूछा है? अधिकतम पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी, घनत्व। नंबर 77, तैराक को नदी में, जहाँ पर नदी में नहीं नदी के होना चाहिए था, ठीक है, सही कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्यों आसान लगता है भाई? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, ठीक है, इस कारण से। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? निम्न घनत्व के कारण। समुद्र में प्लवन करने आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/10 मिनट। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 80 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा, गहराई बढ़ाने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इस कारण से। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ गलनांक घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुराने में गेंद नाचती रहती है, क्यों? पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। पर राइट आंसर हो जाएगा, पानी के वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, चौराहों पर पानी के फुराने में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इस कारण से। प्रायः तेज आंधी से आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्योंकि छतों का आकार
जटिल होता है। छतें क्या होगा आपका राइट आंसर? तो देखिए आपका राइट आंसर होगा, ये गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। आपका राइट आंसर होगा छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत नीचे दाब सामान्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 87, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों की नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? ऐसा क्यों है? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट से कमेंट करिएगा। ये लास्ट के 10 क्वेश्चंस आपको ही करने हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? एक तो टाइपिंग में बहुत एरर्स हो गई हैं, उसको देख लीजिएगा सही से। यहाँ तल होगा, जिसके कारण मैं क्वेश्चन को भी गलत पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 90 का, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? फटाफट से कमेंट करिएगा। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब, क्वेश्चन नंबर 92 होता है। आपका राइट आंसर होता है आपका वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? फटाफट से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाए घर्षण की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो आंधी के झंझावात की संभावना से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? यह गुब्बारे के अमाप वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्वेश्चन नंबर 96, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 97, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों दौड़ाया जाता है भैया? फटाफट से कमेंट करोगे। कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। लास्ट के 2 क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? वायु दाब घट जाता है, इसलिए। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी के ताप बढ़ जाने से। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? क्योंकि जो अधिक दाब के कारण उबलते पानी के ताप बढ़ जाता है।
ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से इसको कमेंट बॉक्स में क्लास ओवर होने के बाद कमेंट करेंगे।